अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 का जो आर्टिकल 4.2 है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का आर्टिकल नंबर 4.1 पढ़ा था, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय अ सेम फोर्स। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली पहले आप वो लेक्चर सुन लें। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको लेक्चर की समझ आ रही है, और जो भी कन्फ्यूजन है वो बताएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल का लफ्ज़ पढ़ते ही आपके दिमाग में ये जो लफ्ज़ आता है वो होता है चेंजेस, यानी कि वो ऐसी फोर्स से जो वर्क डन होता हो जिसमें फोर्स जो है वो बार बार चेंज होती हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। यानी कि ये वर्क डन हुआ है, ये उस फोर्स से हुआ है कि जिसमें जो है वो फोर्सेस जो है जिसमें फोर्स चेंज होती रही है, फोर्स एक जैसी नहीं रही, और उस फोर्स से जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहलाता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को समझने के लिए हम लोग जो है वो एक स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को के ऊपर जब हम लोग यहाँ पर एक वेट जो है वो फिक्स कर देते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा खुल जाता है, क्योंकि फोर्स जो है वो ये वाली जो फोर्स है इस वेट की या इस ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो स्प्रिंग को जो है वो डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करवाता है। अगर हम लोग जो है वो इस स्प्रिंग के इस एज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा और वेट लटका दें तो फिर ये स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगी और ये जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इस केस में हम लोगों ने पहले स्प्रिंग की कंडीशन ये थी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर वेट जो है वो सबमिट किया इस स्प्रिंग के एक एज के साथ, जो हम लोगों ने ये वेट लटकाया जिसकी वजह से स्प्रिंग की शेप जो है वो ऐसे होगी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और वेट लटकाया तो स्प्रिंग की शेप ऐसे होगी, यानी कि स्प्रिंग जो है वो खुलता गया। अब हम लोग जब वेट को यानी कि दोबारा इस वेट को रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास जो है स्प्रिंग की शेप वापस ऐसे आ जाएगी। फिर हम लोग जब इस वेट को भी रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग की शेप जो है हमारे पास वापस ऐसे आ जाएगी, यानी कि स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, अपनी जो है पहले वाली शेप जो है वो अचीव कर लेगा। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है वो इस सब्जेक्ट का वेट जो है वो फोर्स कम लगा रहा था, इस वजह से स्प्रिंग जो है वो कम डिफॉर्म हुआ, यानी कि स्प्रिंग की जो शेप थी वो कम डिफॉर्म हुई। लेकिन जब हम लोगों ने ज़्यादा वेट लटकाया तो स्प्रिंग की जो शेप है वो ज़्यादा डिफॉर्म होगी। लेकिन जैसे जैसे फिर हम लोग बाद में वेट को रिमूव करते रहे तो फिर स्प्रिंग जो है वो अपनी असल फॉर्म में दोबारा आता गया। तो इस तरह हमारे पास ये स्प्रिंग के एक एंड वाले एज के साथ वेट लटकाने से जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि आप समझें कि आपके घर की जो है वो ये एक अलमारी है, ठीक है। ये अलमारी बहुत वज़नी है, आपने इस अलमारी को खींच के इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना है, इस अलमारी को खींच के, ठीक है। लेकिन ये अलमारी बहुत बड़ी है, इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपके वेट के निस्बत जो है वो इस अलमारी का वेट बहुत ज़्यादा है। आप क्या करते हैं कि इस अलमारी को के यहाँ पर जो है वो रस्सी बांध लेते हैं और उस रस्सी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। आप जो है वो पहले इस अलमारी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं,
इस अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर इसको इस लोकेशन से या इस पोजीशन से जो है वो इस पोजीशन पर ले आते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पर ले आते हैं, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपके अंदर जो है वो एनर्जी फिर से स्टोर हो जाती है। आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और अलमारी बहुत ज़्यादा भारी है। आप थोड़ी देर बाद आकर जो है वो फिर अलमारी के ऊपर जो है वो अलमारी को ऐसे ही रस्सी के साथ खींचते हैं और इस पोजीशन से जो है इस पोजीशन पर ले आते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट में चले जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट में जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तब आप अलमारी के ऊपर जो है वो फिर से फोर्स लगाते हैं दोबारा से, जो है वो फ्रेश होकर तब फिर आप अलमारी को इस पोजीशन से जो है इस पोजीशन पर ले आते हैं, ठीक है। फिर आप रेस्ट में चले जाते हैं तो फिर आप अलमारी को रेस्ट से वापस आकर इस पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ तक आपने अलमारी को पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आपने दरमियान में रेस्ट क्यों किया, आपने दरमियान में जो है वो ब्रेक क्यों ली, उसकी वजह ये थी कि अलमारी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा था आपकी निस्बत और आपकी एनर्जी जो है वो अलमारी को खींचने के लिए बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। आपने जो है जब पहले अलमारी को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करवाया और जो फोर्स इसके ऊपर लगाई वो फोर्स आपके पास थी F1 और जो डिस्टेंस मूव करवाया वो था D1। लेकिन आप जो है वो किसी ना किसी फोर्स का जो है वो कोई ना कोई कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं अलमारी को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए। आप जो है वो पूरी की पूरी फोर्स जो है वो अलमारी के अलोंग नहीं लगा रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पूरी की पूरी फोर्स अलमारी के अलोंग लगाएंगे तो अलमारी ने भी ऐसे मूव करना है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी ऐसे मूव करेगी। लेकिन आपने जो है वो अलमारी को यहाँ पर लाना है, ठीक है, इस पोजीशन पर लाना है, जिसकी वजह से फोर्स का जो है वो कोई ना कोई कंपोनेंट ही यूज़ होगा अलमारी को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए, ठीक है। और कोई ना कोई एंगल थीटा बनेगा। इसलिए यहाँ पर जो अलमारी को फर्स्ट स्टेप में जो फोर्स लगी है वो हमारे पास F1 कोस थीटा होगी, F1 कोस थीटा 1 होगी और उसके डिस्टेंस में जो चेंज आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डेल D1 होगा। फिर आप थोड़ी देर के रेस्ट में चले गए और दोबारा आकर आपने जब अलमारी को खींचा तो इस पोजीशन से आप इस पोजीशन पर ले आए और ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए जो फोर्स लगी वो F2 कोस थीटा 2 और जो डिस्टेंस में चेंज आया वो डेल D2 आया, ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर आपने जो है वो nth नंबर ऑफ इंटरवल्स में पाथ को जो है वो डिवाइड किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है फोर्स जो थी फोर्स का कंपोनेंट F2 कोस थीटा 2 F2 कोस थीटा 2 लगा और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो डेल D2 था, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक आते हुए आपने जो है वो जो फोर्स के जो कंपोनेंट्स लगे वो Fn कोस थीटा n हो गए और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो डेल डी n हो गया। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाथ था आपने उसको nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर लिया। nth नंबर यानी कि पहला जो पाथ था यानी कि nth नंबर ऑफ पाथ में आपने इस पूरे टोटल पाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो डिस्टेंस कवर किया है आपने उसको nth नंबर ऑफ पाथ में डिवाइड कर लिया। यानी कि इस पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि आप रेस्ट में भी जाते रहें, रेस्ट करके दोबारा से जो है वो एनर्जेटिक होकर अलमारी को पूरी ताकत के साथ खींचे। तो यहाँ से लेकर अलमारी को इस पॉइंट पर खींचने के लिए आपने जो वर्क डन किया है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वर्क डन जो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है ना, क्योंकि फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट यूज़ हो रहा है अलमारी को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए। पूरी की पूरी फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए जो हमारे पास वर्क डन हुआ है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, W1 इज इक्वल टू F1 कोस थीटा
1 एंड डेल डी 1। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए जो वर्क डन किया है आपने उसको हम लोग लिखेंगे W2 इक्वल टू F2 cos थीटा 2 डेल D2, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए फिर यानी कि जो टोटल वर्क डन किया है आपने नंबर ऑफ पाथ में, यानी कि हम लोगों ने जो पाथ है उसको नंबर्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। पाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाथ बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाथ बना, यहाँ से लेकर एक पाथ बना, यानी कि इस पूरे पाथ को हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पाथ में जो है वो डिवाइड कर लिया था। इसलिए हमारे पास जो वर्क डन होगा वो WN इज इक्वल टू FN cos थीटा एन डेल डी एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो पाथ को डिवाइड कर लिया, इसलिए हम लोगों ने पहले फर्स्ट नंबर ऑफ पाथ के नंबर ऑफ पार्टिकल का जो है वर्क डन जो है फाइंड आउट किया, फिर दूसरे पार्टिकल का, फिर हम लोगों ने एंड पे जो है वो एंड यहाँ तक आते हुए क्योंकि इसने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कवर कर लिए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पार्टिकल का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो WN इज इक्वल टू FN cos थीटा एन डेल DN हुआ है। तो अगर अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहें कि हम लोगों ने हमारे पास ये जो पाथ था इसको हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर लिया था, लेकिन इस पूरे पाथ में जो टोटल वर्क डन हुआ है उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग जो है वो इस वर्क डन जो कि फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल में हुआ है, सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल में हुआ है और nth नंबर ऑफ पार्टिकल में हुआ है इस पाथ के उन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इस अलमारी को इस जगह से इस जगह लाने के लिए जो टोटल वर्क डन किया है हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर जो है वो एक पाथ बना है, ठीक है। इस तरह का कर्व्ड पाथ है और इसको हम लोगों ने उन्होंने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस कर्व्ड पाथ को nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इस पाथ के अलोंग जो भी वर्क डन होगा वो उसमें जो फोर्सेस होंगी वो वेरिएबल होंगी। अब देखें कि इस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन होता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F1 cos थीटा 1 है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल D1 है, और इस नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F2 cos थीटा 2 है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डेल D1 है। फिर ऐसे ऐसे जाते जाते जो लास्ट वाला नंबर ऑफ पार्टिकल है यानी उसको हम लोग कहते हैं कि nth नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इस पाथ को हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता रहा है। इस वजह से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डेल डी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और था, यहाँ पर इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट और है, यहाँ पर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट और है, यहाँ पर और है, यहाँ पर और है। इस वजह से हमारे पास जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोगों ने डेल डी लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर ऑफ पार्टिकल है इस पाथ का इसको हम लोगों ने nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड किया है। इस वजह से ये जो लास्ट वाला नंबर ऑफ पार्टिकल है यहाँ पर जो वर्क डन होता है हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट यूज़ होता है हम लोग उसको कहते हैं Fn cos थीटा n और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो डेल डी एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहें कि ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल था इस पे कितना वर्क डन हुआ है, सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है और nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे डेल W इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल D1, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो है वर्क डन हुआ है। हम लोगों ने W के साथ जो है वो डेल
इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ पर वर्क डन कुछ और होगा, यहाँ पर वर्क डन कुछ और होगा, यहाँ पर वर्क डन कुछ और होगा। अगर हम लोग जो है वो सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम लोग जो है वो डेल W2 इज इक्वल टू F2 cos थीटा टू एंड डेल D2 लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो जो सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो फोर्स का कोई कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, पूरी की पूरी फोर्स नहीं हो रही। और जब फोर्स का कोई कंपोनेंट यूज़ होता है तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F.D और W इज इक्वल टू FD cos थीटा, और F cos थीटा हमारे पास जो है वो फोर्स का कंपोनेंट है। अगर हम लोग nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो डेल WN इज इक्वल टू FN cos थीटा n और डेल DN हमारे पास जो है वो ये वर्क डन हुआ है nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, इस पाथ के nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो है वो वर्क डन हमारे पास ये है। अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस पूरे पाथ के ऊपर जो है वो टोटल वर्क डन कितना हुआ है, इसके फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल का जो है उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है, उसके सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है, 2, 3, 4, 5 लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। तो इन सब को हम लोग जो है वो ऐड करके हम लोग जो है वो टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस nth नंबर ऑफ पार्टिकल के पाथ के ऊपर हुआ है। अगर हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हम लोग लिखेंगे कि W वर्क टोटल इज इक्वल टू डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डॉट डेल WN। डेल W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 cos थीटा 1 एंड डेल D1, ठीक है। डेल W2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F2 cos थीटा 2 डेल W2। डेल WN की वैल्यू हमारे पास क्या है, FN cos थीटा n डेल DN। अगर हम लोगों ने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो डेल W1 पर, डेल W2 पर और डेल WN पर जो वर्क डन हुआ है उसको ऐड करना है, यानी कि सबमिट कर देना है इन सब वर्क डन को। उसके लिए हम लोग एक साइन यूज़ करेंगे सिग्मा, और जिसको सबमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ इस पाथ के कितने नंबर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम लोगों ने इस पाथ को डिवाइड किया था, तो वो हमारे पास I जो है वो, यानी कि नंबर ऑफ पाथ जो थे हमारे पास 1 से लेकर n तक थे, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वर्क डन जो है वो इस पाथ के ऊपर जो वर्क डन है वो 1 से लेकर nth नंबर ऑफ पार्टिकल के तक का वर्क डन है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है, nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है, इन सब को हम लोगों ने ऐड करके टोटल वर्क डन जो है वो निकालना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास अब देखिए फोर्स का जो पहला कंपोनेंट है डेल W, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स का कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 है, फिर दूसरे नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर फोर्स का जो कंपोनेंट है F2 cos थीटा 2 है, फिर nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो Fn cos थीटा n है, यानी कि फोर्स के जो कंपोनेंट है हमारे पास वो 1 से लेकर जो है n तक है, इसलिए हमारे पास फोर्स के साथ भी हम लोग I लगा देते हैं। फिर cos थीटा भी हमारे पास I ही आ जाएगा क्योंकि फोर्स के जो कंपोनेंट है वो 1 से लेकर n तक है। फिर डेल D जो है वो उसके साथ भी I इस वजह से लगा देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आए थे डेल D1 था, फिर दूसरे नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डेल D2 था, फिर nth नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया था वो हमारे पास डेल DN था। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने कैसे जो है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इस आर्टिकल के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल को सॉल्व करने से पहले हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जो है वो हम लोग को पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग जो है वो एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर हम लोग जो है वो
अगर हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है तो उसमें फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो हमारे पास उस फोर्सेस के वेरिएबल होने की वजह से, फोर्सेस के चेंज होने की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, फिर वो सारा मेथड हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आर्टिकल नंबर 4.2 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल फोर्स की डिफाइन लिख देते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस देन द फोर्स इज सेड टू बी अ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स जो है हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम लोग कहें कि जो है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया है और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तब भी फोर्स में चेंज आया है। अगर हम लोग कहें फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, तब भी फोर्स में चेंजेस आते हैं, तब भी फोर्स वेरिएबल होती है। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज आए तब भी फोर्स वेरिएबल होती है, अगर डायरेक्शन में चेंज आए तब भी फोर्स वेरिएबल होती है, अगर दोनों में चेंजेस आ जाए तब भी फोर्स वेरिएबल होती है। लेकिन अगर दोनों ना मैग्नीट्यूड में चेंज है ना वेरिएबल में चेंज है, तब फोर्स जो है हमारे पास कांस्टेंट होती है और तब उससे जो वर्क डन होता है हम लोग उसको कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इस तरह हमारे पास जो वेरिएबल फोर्स की जो डिफाइन आ गई हमारे पास कि इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस देन द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल्स आ गई वेरिएबल फोर्स की। सबसे पहले हमारे पास है एज द रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, कि हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए रॉकेट है वो जैसे जैसे अर्थ से जो दूर मूव करता जाता है तब उसकी जो है फोर्स चेंज होती रहती है। फोर्स कैसे चेंज होती रही, अब मैं ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ तो मेरी ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर मैं पैराशूट पहनकर जो है वो ज़मीन से ऊपर जाती रही हूँ, यानी कि ज़मीन से दूर होती रहूँ, ज़मीन की सरफेस से दूर होती रहूँ, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर है हर पॉइंट के ऊपर मेरे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट पर मेरे ऊपर डिफरेंट होगी। यानी कि जब मैं ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाती रहूँगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती रहेगी। तो इस वजह से यही कहा है कि जैसे जैसे जो रॉकेट है वो ज़मीन की सरफेस से बाहर ऊपर जाता रहता है, ज़मीन से दूर दूर मूव करता रहता है, तो जो वर्क डन होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। यानी कि अर्थ की सेंटर से जो इनवर्स स्क्वायर का डिस्टेंस होता है, यानी कि हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ में कि F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे फोर्स जो है वो रॉकेट को ऊपर लेकर जाती रहेगी तो अर्थ की सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर होगा, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे रॉकेट के ऊपर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो असर है वो कम होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है वो है हमारे पास द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, कि हमारे पास जो है वो एक स्प्रिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग उसको स्ट्रेच करते रहेंगे तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट, यानी कि जैसे जैसे हम लोग उसको जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करना शुरू हो जाएगी। देखिए ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर जो है वो कम फोर्स एक्सर्ट हुई है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हुई है, इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हुई है, जिसकी वजह से ये तकरीबन स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब एक ही स्प्रिंग पे ये 3 तरफ फोर्सेस लगा रहे हैं, तो फिर इस स्प्रिंग से जो वर्क डन होगा वो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, के जो फोर्स स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग जो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर जब हम लोग फोर्स को एक्सर्ट को इंक्रीज करते हैं तो उसको जो स्ट्रेच की अमाउंट होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन।
यानी जो वेरिएबल फोर्स की हम लोगों ने डिफाइन पढ़ी है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वो जो वर्क डन करती है उसकी कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे अब कि वेरिएबल फोर्सेस से या फोर्सेस के चेंज होने की वजह से जो वर्क डन होता है उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो आपकी बुक के ऊपर फिगर 4.5 बना हुआ है, आप देख सकें। तो यही चीज़ यही सारी बुक की वर्डिंग को ही हम लोगों ने थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड करके इस यहाँ पर इन नोट्स के ऊपर लिखा है। तो देखिए, लेट अस कंसिडर द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन एज इट मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास एक पाथ को कंसिडर कर लें। ये पाथ जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि ये देखें, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। ठीक है, यहाँ से कोई बॉडी जो है वो पॉइंट पी से जो है वो पॉइंट क्यू तक मूव कर रही है। ठीक है, द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एन शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट d1 d2 एंड dn। इस पाथ को हम लोगों ने कुछ शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिवाइड किया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो d1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट है वो d2 है, यहाँ से nth नंबर ऑफ पार्टिकल पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल dn है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पास डेल d इस वजह से लगा है क्योंकि हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ हो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ और था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने इस पाथ को जो है nth शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो है डिवाइड कर लिया, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है कांस्टेंट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स लग रही है कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ फोर्स कांस्टेंट थी, कुछ और थी, यानी कि यहाँ और होगी, यहाँ और होगी, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर, हर शॉर्ट इंटरवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारे पास जो फोर्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने ये यहाँ पर लिखा है कि डेल d1 के ऊपर जो फोर्स होगी वो F1 होगी, डेल d2 के ऊपर जो फोर्स होगी वो F2 होगी। ठीक है, फिर हमारे पास डेल dn के ऊपर जो फोर्स होगी वो Fn होगी। आर फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि F1 जो फोर्स होगी वो डेल d1 के ऊपर ही एक्ट करेगी, F2 फोर्स जो होगी डेल d2 के ऊपर ही एक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि F1 जो फोर्स होगी वो डेल d के ऊपर एक्ट करेगी और Fn फोर्स जो होगी वो डेल dn के ऊपर ही एक्ट करेगी। ड्यूरिंग ईच इंटरवल ऑफ फोर्स इज सेट टू बी अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट। अभी मैंने आपको बात बताई है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी। यही चीज़ उन्होंने लिखी, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में लिखी है। ड्यूरिंग ईच इंटरवल्स द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, यानी कि डेल d1 से डेल d2 तक की जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, डेल d2 से डेल d3 की जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, सो द वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल कैन बी रिटन एज। तो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इंटरवल आप लोग देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, फोर्स का जो कंपोनेंट है F कंपोनेंट उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, और डेल d1 जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो वर्क डन का हमारे पास जो यहाँ पर फार्मूला बन गया, यानी कि वर्क डन जो फर्स्ट इंटरवल नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास डेल W1 इज इक्वल टू F डॉट डेल D1 होगा, F1 डॉट डेल D1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो आ गया। तो वर्क फोर्स का कुछ कंपोनेंट ही इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हमारे पास जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास F1 cos थीटा 1 डेल D1 हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो फिर सेकंड इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि सेकंड इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है उसका फार्मूला ये है
कि सेकंड इंटरवल हमारे पास देखें ये डेल D2 है। सेकंड इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो वर्क डन हो गया है उसका फार्मूला हमारे पास डेल W2 इज इक्वल टू F2 एरो डॉट डेल D2 बनेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने इस डॉट को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि F का को तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट ही इस्तेमाल हो रहा है ना, फोर्स का तो कोई कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, और डेल D2 जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट डेल D2 एरो हेड का मैग्नीट्यूड है। तो जब हम लोग फिर इसको डेल W2 हमारे पास जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। फिर nth इंटरवल के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा nth इंटरवल के लिए वो डेल WN इज इक्वल टू FN डेल DN ओवर, जब हम लोगों ने इस डॉट को ख़त्म किया, इस डॉट को ख़त्म करने के लिए फिर FN cos थीटा n जो है FN एरो हेड का जो है वो कंपोनेंट है, वो डेल DN जो है वो डेल DN एरो हेड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेल DN है, और FN cos थीटा n जो है वो FN एरो हेड का मैग्नीट्यूड है। अब हमारे पास जो है वो इन सारे शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के लिए के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो आ गया है। अब अगर हम लोग जो है वो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस पूरे पाथ के ऊपर जो टोटल वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, तो हम लोग फिर इन सारे इंटरवल्स को, यानी कि फर्स्ट इंटरवल्स को, सेकंड इंटरवल को, nth इंटरवल को जो है वो ऐड कर देंगे। तो फिर जो टोटल वर्क डन किया है उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक का जो टोटल वर्क डन किया है उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने, हम इन सारे इंटरवल्स को जो है वो ऐड करके वो टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल वर्क डन हो गया इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दी टर्म्स। तो हम लोगों ने जो W टोटल लिखा, फिर हमारे पास डेल W1, फिर डेल W2 फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, फिर nth इंटरवल, फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट इंटरवल था वो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ था वो F1 cos थीटा 1 डेल D1 के इक्वल था। सेकंड इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ था वो F2 cos थीटा 2 डेल D2 था, और nth इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन हुआ था वो हमारे पास FN cos थीटा एंड डेल DN था। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये सबमिशन का साइन लगाया, और जो इंटरवल्स हैं हमारे पास वो हमारे पास 1 से लेकर n तक हैं, और उन इंटरवल्स के ऊपर जो फोर्स के कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी 1 से लेकर n तक हैं। इसके फोर्स के साथ हम लोगों ने ith लगा दिया I, फिर हमारे पास cos थीटा के साथ भी I लगा दिया, और डेल D जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी, उसके जो इंटरवल्स हैं हमारे पास वो भी I से लेकर n तक हैं। तो I से लेकर 1 to n जो है हमारे पास I की इक्वल है, इस वजह से यहाँ पर भी डेल DI जो है हमारे पास लग गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, मूविंग ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो है हम लोगों ने वर्क डन की जो है कैलकुलेशन पढ़ी, अलजेब्रिक मेथड से हम लोगों ने जो है वो वर्क डन को जो है वो कैलकुलेट किया। अब हम लोग जो है वो इसकी ग्राफिकल मेथड से जो है वो हम लोग वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, तो जो वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ ड्रॉ किया था तब हम लोगों ने, हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट था, वो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट थी, तो हमारे पास जो है वो ये एक रेक्टेंगल बन गई थी, और इस कर्व के अंदर जो एरिया था, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमारे पास जो है वो वर्क डन था। अब हम लोगों ने वर्क डन पढ़ रहे हैं बाय वेरिएबल फोर्स के थ्रू। ये हमारे पास जो ग्राफ था वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला था। अब हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रा करना है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला ड्रा करना है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला अगर हम लोग ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स देखें कि वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स जो है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स चेंज होती रही है। ठीक है,
हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज होती रही है बार बार, इस वजह से हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कर्व बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक कर्व ग्राफ बन गया कि फोर्स जो है वो चेंज हो रही है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास इस तरह के कर्व ग्राफ बन गए। यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ था वो ऐसे स्ट्रेट इसलिए बना था क्योंकि फोर्स कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, हमारे पास फोर्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो है वो ग्राफिकल मेथड से जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ आया है वो इस तरह का कर्व्ड आया है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, अगर हम लोग जो है वो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह, यानी कि इस वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो वर्क डन जो है वो हमारे पास, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल का जो है नाम दे देते हैं, फर्स्ट इंटरवल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, फोर्स का कंपोनेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ है, फर्स्ट इंटरवल है, तो डिस्टेंस भी हमारे पास डेल d1 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो f1 cos थीटा 1 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल d1 है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इंटरवल आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिर हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ फिर यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है हमारे पास, यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है और ये जो फोर्स का कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं F2 cos थीटा 2 डेल d2। फिर स्टूडेंट्स हम लोग इसको F1 cos थीटा 1 F2 cos थीटा 2 डेल d2 लिखने की बजाय हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं Fi cos थीटा i डेल d आई, यानी इसको ith इंटरवल का नाम देते हैं, किसी भी इंटरवल को हम लोग इसके किसी भी इंटरवल को ith इंटरवल का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो nth वाला इंटरवल है वो एंड वाला इंटरवल है वो तो हमारे पास जो है वो है ही nth इंटरवल, Fn cos थीटा n डेल d n, ये तो हमारे पास जो है वो nth इंटरवल है। अगर हम लोगों ने जो है वो वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो जो फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, डेल w1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल d1। ठीक है, जो कि हमारे पास F1 cos थीटा 1 डेल d1 के इक्वल आ जाएगा। फिर जो हमारे पास सेकंड इंटरवल है उसका जो वर्क डन है हमारे पास डेल w2 जो है F2 डेल d2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास F2 cos थीटा 2 डेल d2 के इक्वल है। अगर हमारे पास फिर हम लोग किसी भी इंटरवल को ith इंटरवल लेते हैं, तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है हमारे पास ith इंटरवल पर वो डेल wi होता है, जो कि Fi cos थीटा i डेल d i के इक्वल होता है। फिर हमारे पास nth इंटरवल के ऊपर जो वर्क डन होता है वो हमारे पास डेल wn इज इक्वल टू Fn cos थीटा n डेल wn होता है। अगर हम लोगों ने फिर ये जो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, फिर हम लोग इन सारे वर्क इंटरवल्स के ऊपर जो वर्क डन हुआ है उसको ऐड कर देते हैं, तो w टोटल हमारे पास जो है वो डेल w1 प्लस डेल w2 और हमारे पास डेल wn आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने डेल w1 की वैल्यू पुट करी, फिर डेल w2 की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, डेल w1 की वैल्यू हमारे पास F1 cos थीटा 1 डेल w1, फिर हमारे पास डेल w2 की वैल्यू F2 cos थीटा 2 डेल w2, फिर nth इंटरवल की जो वैल्यू हमारे पास जो है Fn cos थीटा
एंड डेल डब्ल्यू एन है हमारे पास। जब हम लोगों ने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों ने ऐसे सबमिशन लगानी है और हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो 1 से लेकर n तक हैं, क्योंकि हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं ना वेरिएबल फोर्स के थ्रू, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं उसका। तो टोटल वर्क डन हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स के कंपोनेंट जो है 1 से लेकर n तक हैं, तो इसलिए फोर्स के कंपोनेंट के साथ i था आ जाएगा एफ आई कोस थीटा आई, और डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के कंपोनेंट्स की वजह से जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कर्व किया है वेरिएबल फोर्स के थ्रू, वो हमारे पास वो भी डेल डी आ जाएगा। तो फिर ये टोटल वर्क डन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये जो है वो यहाँ पर भी कुछ जो है वो रेक्टेंगुलर के पार्ट्स निकल रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग रेक्टेंगल्स को जो है वो बहुत ही छोटा छोटा ड्रॉ करें, बहुत ही बारीक, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरवल्स में हम लोग जो है वो वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो भी बॉडी जो है वो कोई ही वर्क डन करती है और उसके इंटरवल्स को हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कर दें, यानी कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस निकल रही हैं, इनको हटाने के लिए अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेक्टेंगुलर को कम कर दें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को कम कर दें, तो फिर हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास आएगा लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इंटरवल्स को बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड कर दिया है। तो टोटल वर्क डन जो है हमारे पास फिर समीशन आई इज इक्वल टू आई 1 इज इक्वल टू एन, फिर एफ आई कोस थीटा आई और डेल डी आ जाएगा हमारे पास। फिर ये टोटल वर्क डन हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर यही सारी चीज़ें उठा के हम लोगों ने अभी इंग्लिश में लिख देनी है। तो वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, द वर्क डन बाय कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एफ कोस थीटा एंड डेल डी आई, यानी कि एफ कोस थीटा जो कि फोर्स का कंपोनेंट है और डी उसके दरमियान में जो है वो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करके जो है वो वर्क डन को ग्राफिकल मेथड से जो है वो फाइंड आउट करना है। द डिस्प्लेसमेंट डी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल इंटरवल्स, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी है हम लोगों ने इसको n इक्वल इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड करना है। द वैल्यू ऑफ f cos थीटा इज इंडिकेटेड बाय बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल, हमारे पास जो f को cos थीटा की वैल्यू है, जब भी कोई इंटरवल जो है वो शुरू होगा तो f cos थीटा की वैल्यू को हम लोग तब इंडिकेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक फर्स्ट इंटरवल शुरू हो रहा है तो f cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास f आई cos थीटा 1, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है वो ith इंटरवल है हमारे पास, तो हम लोगों ने फिर f cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पर लिख दी, f cos थीटा की वैल्यू इंडिकेट कैसे कर दी f आई cos थीटा आई। फिर यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है वो nth इंटरवल शुरू हो रहा है तो f cos थीटा आई की वैल्यू हमारे पास क्या कैसे इंडिकेट कर दी हम लोगों ने एफ एन कोस थीटा एन, यानी कि इंटरवल के शुरू होने से पहले हम लोगों ने जो है वो उस एफ कोस थीटा की वैल्यू को इंडिकेट कर देना है। ठीक है, द ith शेडेड रेक्टेंगुलर द ith शेडेड रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया, जो हमारे पास वो रेक्टेंगल जिसको हम लोगों ने ith शेड किया है, यानी जिसको हम किसी भी रेक्टेंगुलर को जो है वो ith रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने ये जो वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन हुआ है उस पाथ को हम लोगों ने 1 से लेकर n इंटरवल तक जो है वो डिवाइड किए हैं। इस वजह से हम लोग कोई भी जो है वो इंटरवल को हम लोग ith इंटरवल कह देते हैं। तो यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर को हम लोग ith रेक्टेंगुलर कह देते हैं। द ith रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई विच इज़ वर्क डन ड्यूरिंग ith इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास ith रेक्टेंगल है वो ith इंटरवल के दौरान जो है वो वर्क करेगा। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगुलर, अगर हम लोग इन सारे रेक्टेंगुलर्स का जो एरिया सम कर दें तो फिर हमारे पास जो टोटल वर्क डन आ जाएगा। और इन सारे रेक्टेंगुलर्स का एरिया हम लोग कैसे सम कर सकते हैं इन सारे रेक्टेंगुलर्स के एरिया को। पहले उसके फोर्स के कंपोनेंट को जो है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि
जो डेल W1 होगा वो F1 cos थीटा 1 और डेल D1 के इक्वल होगा, डेल W2 होगा वो F1 cos थीटा 2 डेल D2 के इक्वल होगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा हम सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जो है वो सम करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस निकली हुई हैं। अगर हम लोग अवॉइड करें कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं जो है वो ये ना निकले, तो हम फिर रेक्टेंगुलर को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरवल्स में बहुत ज़्यादा थिन कर देंगे, बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास डेल डी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फर्स्ट इंटरवल का, जहाँ पर हमारे पास F1 cos थीटा 1 फोर्स लग रही है, उसका इंटरवल को हम लोग बहुत ज़्यादा थिन कर देंगे। डेल D1 को हम लोग बहुत ज़्यादा थिन कर देंगे, तो डेल D1 के जो है वो 0 को अप्रोच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप लोगों ने जब पेपर में लिखना है तो इस तरह डायग्राम बनाकर लेड पेंसिल के साथ इनके अंदर जो है उनको शेड ज़रूर कर देना है। इस तरह लाइनें नहीं लगानी, बल्कि पूरा जो है इनको फिल करना है लेड पेंसिल से। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो इन रेक्टेंगल्स को ज़्यादा थिन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जो वर्क डन की जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन करें। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस निकली हुई हैं ये हमारे पास ना निकले, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस निकली हुई हैं ये शो करवा रही हैं कि वर्क डन जो है वो वेरिएबल फोर्सेस के थ्रू नहीं हो रहा। अगर हम लोग चाहें कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस ना निकलें और हम लोग जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस इसको जो है एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेट कर सकें, तब हम लोग जो ये रेक्टेंगुलर को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेल डी डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि लिमिटेड हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है लिमिटेड हो, यानी कि डेल डी जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो को ही ज़्यादा अप्रोच करे। यही चीज़ हम लोगों ने आगे लिख दी कि फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इफ़ वी सब डिवाइडेड द डिस्टेंस इनटू लॉन्गर नंबर ऑफ इंटरवल्स, हम लोग जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स को ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल्स में जो है वो डिस्टेंस को सब डिवाइड कर दें, सो दैट डेल डी बिकम्स वेरी स्मॉल। तो जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। देखें कि फिर इन रेक्टेंगल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस निकल रही हैं जो कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस को जो है वो डिनाई कर रही हैं, वो हमारे पास निकलना बंद हो जाएंगी। तो फिर जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो हमारे पास जो है वो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। फिर ये जो समीशन है वो जिसमें ith जो है वो 1 से लेकर n तक है। फिर हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट है Fi cos थीटा i डेल डी आई। फिर हमारे पास जो टोटल वर्क डन है, जब हम लोग यानी कि रेक्टेंगल्स को बहुत ज़्यादा थिन कर देंगे, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, फिर हमारे पास जो टोटल वर्क डन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकेंगे, इन दिस केस द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर अप्रोचेस टू द एरिया अंडर द F cos थीटा वर्सेस डी ग्राफ। तो हमारे पास जो टोटल एरिया होगा रेक्टेंगुलर का वो हमारे पास उस एरिया को अप्रोच करेगा जो कि हमारे पास F cos थीटा वर्सेस डी ग्राफ की इक्वल है। तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट इस आर्टिकल की कंक्लूजन लिख दी है, द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द F cos थीटा वर्सेस डी ग्राफ कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और इन दोनों के और ये हमारे पास जो ग्राफ है वो F cos थीटा वर्सेस D के दरमियान है। तो ये जो हमारे पास एरिया होगा, यानी कि ये वाला जो सारा एरिया होगा अंडर बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इज इक्वल टू द एरिया अंडर द F cos थीटा वर्सेस D कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फिर ये जो एरिया होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उस ग्राफ में जो F cos थीटा वर्सेस D के है, तो वो एरिया हमारे पास जो है वर्क डन होगा बाय वेरिएबल फोर्स का। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।